दोस्तों नमस्कार। आज तो धड़कनों को सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश भारत का दिल है और इस दिल की राजनीतिक धड़कनें क्या कहती है। इन धड़कनों के आश्रय न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल के परतों को भी आज खोलने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए, एग्जिट पोल आज निकलकर सामने आ गया। मैसेज बहुत साफ तौर पर निकल कर आया। योगी एक बड़े चेहरे के तौर पर भारत में उभर रहे हैं। मैसेज बहुत साफ तौर पर उभर कर आया इसी एग्जिट पोल के जरिए। जो राजनीतिक प्रयोग कमंडल को छोड़कर मंडल के आश्रय बीजेपी ने किया, उसमें सफलता के द्वार न सिर्फ उसके खुलते चले गए, बल्कि दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति से निकले और पनपे हुए राजनीतिक दल भी हाशिए पर इस दौर में ढकेले जा चुके हैं। इस दौर में जिन नेताओं ने अपनी जाति के आश्रय राजनीतिक दलों को बदला, वह भी कोई मायने नहीं रहा। इतना ही नहीं, जो मुद्दे चाहे वो लखीमपुर के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे जातीय समीकरण में नए गठजोड़ जाट और मुसलमानों के देखने की कोशिश की गई हो, चाहे इन मुद्दों के आश्रय कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का इलाका हो या यादव लैंड का इलाका हो, बहुत सारे सवाल इस एग्जिट पोल के जरिए निकल कर आ रहे हैं। हालांकि पूरा फैसला तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन आज एग्जिट पोल की बारी है और एग्जिट पोल के आश्रय तमाम न्यूज चैनलों ने एक तरफ सीधे तौर पर कह दिया, यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में दोबारा उसी सरकार को चुना जा रहा है जो सरकार पहले थी, यानी एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। पहला मैसेज यह भी निकल कर आया, जो डबल इंजन का नारा लगातार लगता रहा और उसके आश्रय जिन शब्दों को, जिन नारों को, जिन बातों को उभारा गया, उसका प्रभाव लोगों के जहन में जबरदस्त है। और जिन बातों का जिक्र लगातार होता रहा कि युवा क्या सोचता है, उसकी बेरोजगारी क्या सोचती है, इन सबसे इतर कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जो मुद्दे सत्ता उछाल रही थी, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, वह हावी होते चले गए। न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में बहुत साफ है कि 250 से ज्यादा सीट बीजेपी को मिल रही है और यह आंकड़ा 300 पार पहुंच सकता है, जिसका जिक्र आज तक ने भी किया, जिसका जिक्र न्यूज 24 ने भी किया और इसके इंडिकेशन अपने तौर पर एबीपी न्यूज ने भी दे दिए। कुछ ने कहा नहीं, 250 के करीब तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी कहीं भी इस लिहाज से उभरकर आती हुई दिखाई ही नहीं दी, जहां यह कोई कह सके कि अगर हम माइनस प्लस में 10, 20, 30, 40, 50 सीट तक भी ले आएंगे तो भी वो सत्ता में आ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में बहुत साफ मैसेज है, 10 तारीख को कोई सरप्राइज नहीं मिल सकता है। लेकिन इन सब के साथ हमने कहा है कि कुछ परतों को आज उठाने की जरूरत है। इन परतों को समझने के लिए न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल के भीतर कुछ बातों को इसलिए समझना जरूरी है कि ब्राह्मण नहीं छिटका। 65 से 70% ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही रहा, ठाकुर 70 से 75% बीजेपी के साथ ही रहा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है युवा जाटव, वह जाटव वोट बैंक जो मायावती के साथ चलता है, उस युवाओं में जो एस्पिरेशंस थे, वह भी लगा कि वह बीजेपी के पास ही जाकर अपने एस्पिरेशंस को पूरा होते हुए देखना चाहता है। इतना ही नहीं, जो ओबीसी का जिक्र बार बार हो रहा था, उस ओबीसी के भीतर भी एक बड़ी तादाद बीजेपी के साथ ही रही, यानी जो लकीर 2014 में खींची गई, 2017 में उभरी, 2019 में बरकरार रही, 2022 में इन एग्जिट पोल के जरिए उसमें कहीं कोई भी अड़चन आई नहीं। और दलितों के वोट बैंक में भी एक बड़ा शिफ्ट जो लगातार यह नजर आता था कि बीजेपी और आरएसएस को लेकर नजरिया सवर्ण और ऊंची जातियों को है, वह भी कहीं इस हिस्से में बिल्कुल गायब हो गया। यानी बीजेपी की जो मोटी लकीर 2014 से शुरू हुई थी, वह 2022 तक न सिर्फ बरकरार है, बल्कि यह एक नया संदेश है। इस एग्जिट पोल के अक्स तले 3 बातों को और समझ लीजिए। राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात को खड़ा किया गया, अगली राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश को उस नैरेटिव में ढाल दिया गया है और यहां से निकला हुआ मैसेज इस देश को उस नैरेटिव में अपने समाहित करने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में ममता बनर्जी का आना, उत्तर प्रदेश के भीतर में शरद पवार का समर्थन करना,
उत्तर प्रदेश को लेकर शिवसेना का भी कहना, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से लेकर छत्रपों तक को मदद अगर विपक्ष की दिशा में जा रही थी, वह भी नैरेटिव बदल नहीं पाई, तो कई सवाल एक साथ निकलते हैं। क्या वाकई 2014 के बाद से और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक प्रयोग योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया, वह योगी आदित्यनाथ एक सफल कार्ड के तौर में उभर कर आए? यानी आरएसएस ने जिस लिहाज से योगी आदित्यनाथ को सामने किया था और लगातार जो खटपट नजर आ रही थी, उससे इतर इस एग्जिट पोल ने दिखा दिया कि योगी आदित्यनाथ का कद संभवतः आने वाले दिनों में कहीं और ज्यादा ऊंचाइयों पर चला जाएगा, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने की स्थिति में आ जाएंगे। यह एक नई परिस्थिति निकल कर आई, यानी बीजेपी के भीतर में अगला नेता कौन होगा, यह उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। यह एक सीधी स्पष्ट परिभाषा इस एग्जिट पोल में गढ़ी गई है। दूसरी बड़ी बात है इससे निकलकर जो आती है कि जो ओबीसी था, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वह बिखरेगा, वह समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, तो इसका मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य आए, धर्म सिंह सैनी आए या फिर चौहान आए, कोई मैटर नहीं करता है, कोई मायने नहीं रखता है। यहां तक कि कृष्णा पटेल भी कोई मायने नहीं रखती हैं। यह बहुत साफ तौर पर इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के भीतर में जो खास तौर से पश्चिमांचल का इलाका है, वहां जाटों पर असर नहीं पड़ा है। वहां पर सवाल सुरक्षा और बहु बेटियों को लेकर जो सवाल बीजेपी उठाती रही, उसने लोगों के मानस पटल को इतना प्रभावित किया कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में बीजेपी कहीं ज्यादा मजबूती के साथ उभर कर निकली है। जो बार बार कहा जा रहा था कि आंदोलन का प्रभाव रहेगा, एग्जिट पोल में यह नजर नहीं आता है। यानी मुसलमान और जाट का मिलना, जिसको लेकर बार बार इस बात का जिक्र था कि ये दोनों साइलेंट हो चले हैं और अपनी बातों को रख नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक नेता का कहना है कि आखिरी क्षणों में दिल्ली के भीतर में जो जाटों का सम्मेलन हुआ, उसने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि किस तरीके से जाट मुसलमान के साथ नहीं खड़ा है और इस पूरे इलाके में वह बीजेपी के जरिए ही अपने आप को देखना चाहता है। यानी जो पूरा किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन के जरिए राजनीतिक करवट लेने की जो सोच थी, वह भी मायने नहीं रखती है। और इसका एक दूसरा रिफ्लेक्शन लखीमपुर में नजर आता है, जहां पर लखीमपुर के भीतर भी जो एग्जिट पोल का नजरिया जब उस इलाके में गया, तो वहां पर भी जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाना और उनका बेटा जो किसानों को कुचलने का आरोपी, वह भी मुख्य अभियुक्त बनाया गया एसआईटी टीम के जरिए, उसको भी जमानत दे देना। यह सारी परिस्थितियों ने कई मैसेज एक साथ दिए कि आखिर राजनीतिक और केंद्रीय सत्ता जो सोचती है हमको उसी दिशा में जाना, या फिर राजनीतिक तौर पर जिसके दो हिस्से होते हैं, एक आंदोलन का हिस्सा था और दूसरा जातीय हिस्सा था, ये दोनों सत्ता के अनुकूल हो गए। यह बहुत साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि 2017 से हटकर कोई एग्जिट पोल में आपको कोई फैसला दिखाई नहीं देगा। और नहीं फैसला दिखाई देने का अगला मतलब यह है कि अगर ध्रुवीकरण जो हो रहा था, उस ध्रुवीकरण के भीतर का अनूठा सच यह था, खास तौर से यहां पर तीसरे फेज का जिक्र करने की जरूरत है। यह इसलिए है क्योंकि यह लैंड जो था, यादव लैंड था। इस यादव लैंड के भीतर की जो सीटें थी, उसमें जो बातें निकल कर आई, वो बहुत साफ था कि यहां पर चाहे अपने तौर पर यादव मजबूत हो, लेकिन उसकी दबंगई की आहट शायद वोटरों के जहन में अभी भी थी। हमें लगता है याद करना चाहिए 2015-16 के वक्त में राम गोपाल यादव ने एक बार अखिलेश यादव से कहा था कि दरअसल आप अगर इस इलाके में गुंडागर्दी को बंद नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में कभी भी भविष्य में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो क्या वाकई ये उसकी आहट इस बार भी नजर आने लगी और यह खुलकर नजर आई, क्योंकि तीसरे फेज में लगभग 40 सीटें बीजेपी के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 55 सीटों में से 40 सीट यादव लैंड के भीतर में चली जाए। बुंदेलखंड के भीतर में भी बड़ी समस्याओं के मद्देनजर भी वहां का मिथ बहुत बड़ा टूटा नहीं। हालांकि छिटपुट तरीके से जिस एग्जिट पोल के भीतर जो चीजें नजर आ रही थी, उसमें बहुत साफ था कि न्यूज चैनलों ने जो 2-3 बातों का खास तौर पर जिक्र किया,
उसमें पलायन का हिस्सा जो था, अगर एक पलायन यहां पर था जो कैराना का पलायन था, तो दूसरा पलायन रोजगार के लिए बुंदेलखंड से पानी खत्म होने की एवज में निकलते हुए लोगों के पलायन भी था। लेकिन चुनाव पे इसका भी असर नहीं दिखाई दिया। ये सारी परिस्थितियां फिर तीन चीजों की दिशा में ले जाती है कि काम क्या कर रहा था। काम कर रहा था गुंडावाद, काम कर रहा था मुसलमान शब्द, काम कर रहा था मुख्तार अंसारी, काम कर रहा था जिन्ना, काम कर रहा था पाकिस्तान। यानी इन शब्दों को लेकर और जो नैरेटिव इस देश के भीतर में लगातार बनते रहे सुबह से लेकर शाम तक, तमाम बहस मुहाइस में, जो कि टेक्नोलॉजी के आश्रय जहन को प्रभावित भी कर रहे थे, उसने एक नैरेटिव बना दिया। यानी गुजरात की प्रयोगशाला के बाद एक दूसरी प्रयोगशाला राजनीतिक तौर पर जो उत्तर प्रदेश में बनी है, यह इतनी मजबूती के साथ स्थिर हो गई है। इसमें सबसे बेहतरीन स्थिति या सबसे त्रासदीदायक स्थिति दोनों के बीच जब चलना शुरू होइएगा, तो एक चीज समझिए कि ये दो चेहरे, एक तरफ डेवलपमेंट का जिक्र था, एक तरफ गवर्नेंस का जिक्र था। गवर्नेंस के साथ बुलडोजर का जिक्र था, पुलिस का जिक्र था। डेवलपमेंट के साथ बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र था और वेलफेयर स्कीम का जिक्र था। इन सारी परिस्थिति में जिसका जिक्र बार बार होता था कि कोई सरोकार वोटरों के साथ कैसे है, यह चीजें कहीं ना कहीं अलग हटती हुई दिखाई दी और इसका असर मानस पटल पे नहीं पड़ा। और 2012 से 2017 का कालखंड जो अखिलेश यादव का था, वह रूल करने लगा। अगला हिस्सा इस एग्जिट पोल के जरिए जो तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो थोड़ा समझना चाहिए। जनता को कुछ नई चीज चाहिए, नई चीज में वो बदलने की दिशा में आतुर नहीं है। नई चीज की परिस्थिति में जाएगी तो उसे यह महसूस होता है, हां हमें कोई उम्मीद और आस है। यह नजारा एग्जिट पोल में पंजाब में जैसे नजर में आया, आम आदमी पार्टी वहां पर एक तूफान की तरह जीतती हुई नजर आ रही है। यह एक नई परिभाषा राजनीति की गढ़ने की, और जिस मंत्र को दिल्ली में स्कूल और मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस के जरिए या पढ़ाई के जरिए या फिर अस्पतालों के जरिए देने की कोशिश की गई, वह कहीं ना कहीं नई परिस्थिति में पंजाब को ले जाना चाहती है। इसीलिए पंजाब का यह रिजल्ट है। लेकिन इससे हटकर आइएगा, चाहे वो उत्तराखंड को परख लीजिए, चाहे गोवा को परख लीजिए, वह पुरानी परिस्थितियों में ही उसे लगा बदलाव की क्या जरूरत है। उत्तर प्रदेश के भीतर भी जो सवाल उभरे, उसमें अखिलेश यादव की सत्ता उससे पहले चुकी रही है। इसीलिए वह सवाल गायब हो गए जो मौजूदा वक्त में जिन सवालों के साथ लगातार सड़क पे नारे, भीड़ का हुजूम, शोर शराबा, एग्जिट पोल में यह बिल्कुल नजर नहीं आता है। 10 मार्च का इंतजार करना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम न्यूज चैनलों ने जो अपने तौर पर बहुत साफ तौर पर दिखलाया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 43% वोट बीजेपी के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी पिछली बार की तुलना में लगभग 3.5% वोट का इजाफा हो रहा है। समाजवादी पार्टी में भी वोट का इजाफा जबरदस्त है, वो तकरीबन 15% बढ़ रही है। लेकिन 15% बढ़ने से उसकी सीटों में बढ़ोतरी उतनी नहीं हो रही है। वह 100 और 125 के बीच में झूलती हुई नजर आ रही है, जो एग्जिट पोल का नजरिया है। बीएसपी का वोट बैंक घटा है। बीएसपी इस बार चुनाव के लिए तैयार दिखाई ही नहीं दे रही थी। जो 20% उसके वोट बैंक 2007 से थे, 2012 में रहे, 2017 में रहे, 2022 में पहली बार उसमें 7% वोट कम होते नजर आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। और जो प्रियंका गांधी का जो पूरा भीड़, प्रियंका गांधी के भाषण, उन सभी चीजों के बावजूद भी, और लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस ऐलान के बावजूद भी लड़कियों के वोट भी इतने नहीं मिले कि वो पिछले बार की वोट तादाद में बढ़ोतरी कर सके। इवन पिछली बार की जो लगभग 5.5-6% वोट थे, उससे भी क्या वोट बैंक कम हो गया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो भीड़ दिखाई दे रही थी सड़कों पे, वह वोट में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही थी। और जब तब्दील होती नजर नहीं आ रही तो उसके भीतर में समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम पूरे दिल से आए, यादव पूरे दिल से आए, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट दोनों बहुत कम आए, और दोनों कमोवेश एक बराबर आए, लगभग 20 से 25% के बीच में। यह जीत नहीं है, यह बहुत बड़ी हार है अखिलेश यादव की, अगर हम देखें इस एग्जिट पोल के नजरिए से। लेकिन दूसरी तरफ जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट है, वो लगभग 60% तक बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। यानी इस बात का जिक्र जो लगातार होता था कमंडल और मंडल का, 2022 के चुनाव में
एग्जिट पोल के नजरिए से यह दोनों को ऊपर एक मट्ठा डल गया और एक नए तरीके का क्लास इस दौर में खड़ा हुआ है जो एस्पिरेशनल है। जिस तरीके से नीति आयोग ने इस देश के 125 जिलों को कहा ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनको हमको डेवलपमेंट के दायरे में लाना है, निराशा समाज के भीतर इतनी ज्यादा और जो पूरा वोट बैंक का नजरिया था, जो उत्साह 2017 में था वह 2022 में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी जो उम्मीद और आस होनी चाहिए थी उस राजनीतिक जमीन पर जिस तरह से मुद्दे निकल रहे थे उसके ऊपर मौजूदा वक्त की सत्ता और सरकार की अपनी गवर्नेंस के तौर तरीके और नीतियों को लेकर जो ऐलान था वो लगातार हावी होता चला गया। इस परिस्थिति के भीतर में हमको लगता है 3 बातों का जिक्र और जरूरत है। उत्तराखंड के भीतर हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस टक्कर देगी, लेकिन यह थोड़ा समझना होगा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है उत्तराखंड का इलाका, और उत्तराखंड की राजनीति अगर वहां बदल रही है तो फिर उत्तर प्रदेश पर उसका असर पड़ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही होती तो उत्तराखंड पे भी उसका असर पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर एक तरफ कमोवेश 300 की परिस्थितियों को छूती हुई बीजेपी, तो उत्तराखंड में जो चैनलों ने अपने तौर पर दिखाया कि वह कहीं ना कहीं चुनौती देने की स्थिति में है, चाहे वो अपने तौर पर टाइम्स नाउ का चैनल बता रहा हो, चाहे वो एबीपी नजर आ रहा हो, जो पहुंचा रहा है नजदीक में टीवी 9 अपने तौर पर बतला रहा है, लेकिन यह स्थिति बनेगी नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा असर वहां पर नजर आता है। अब यहां पे कुछ बातों का जिक्र जो लगातार हो रहा है, जो हमारी रिसर्च टीम ने उसके बाद निकाला, इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल जो तमाम न्यूज चैनलों में नजर आ रहे थे उसको जब निकाला तो उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से यह समझना होगा बनारस में मोदी के चमत्कार को भेद पाने की स्थिति में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ पाई। गोरखपुर में योगी के कद को छोटा कर पाने की स्थिति में विपक्ष नहीं आ पाया। लखीमपुर की परिस्थितियों के भीतर में दूसरा विपक्ष या जो आंदोलन के आश्रय और किसानों के जरिए चल रहा था वह भी उभर कर नहीं आ पाया। पीलीभीत में और सुल्तानपुर में जहां से बार बार वरुण गांधी अपने तौर पर ट्वीट के जरिए सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी को लेकर सवाल खड़ा करते थे, वहां पर भी असर नहीं आया। बागपत जैसी जगह पर भी किसानों के लेकर एक तबका सक्रिय जरूर हुआ, लेकिन यह जीत तक पहुंचा दे ऐसा भी नजर नहीं आया। लखनऊ जो अपने तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गवर्नेंस और सियासत की चकाचौंध को अपने तौर पर महसूस करता है, वहां पर भी सेंध लगा पाने की परिस्थिति में विपक्ष नहीं आ पाया। जो मथुरा का सवाल था, जो अयोध्या का सवाल था, वहां पर भी सवालों के अनसुलझी स्थिति लगातार विपक्ष के साथ ही रही। और इलाहाबाद वहां की परिस्थिति भी जो लाठियां छात्रों पर बरसी थी उसने भी इस एग्जिट पोल के जरिए दिखला दिया कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां से निकलते हैं आखिर के कई सवाल। क्या 10 मार्च को यही परिस्थिति रहेगी? पहला सवाल जो एग्जिट पोल में आया है। दूसरा सवाल, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में जो मुद्दे अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जाति समुदाय में, अलग अलग वर्ग के भीतर में, अलग अलग लोगों के भीतर में, युवाओं के कुछ सवाल थे, कुछ सवाल महंगाई को लेकर थे, कुछ सवाल परिवर्तन इसलिए क्योंकि जरूरी है डेमोक्रेसी को जीवित रखना, ये सारे सवाल क्या 10 मार्च को जिंदा करने की परिस्थिति में कोई आ पाएगा? तीसरा बड़ा सवाल, जो वरुण गांधी ने पीलीभीत और सुल्तानपुर में मट्ठा डालने का काम करने की दिशा में वो बढ़े, वो बेअसर था। जो लखीमपुर का सवाल था, क्या इस देश के भीतर में गवर्नेंस को लेकर वहां भी एक खामोशी है, या फिर इन सारी परिस्थितियों से उतर अखिलेश यादव उस रूप में नजर ही नहीं आए जहां लोग सेलेक्ट कर पाते? क्या एक ऐसी परिस्थिति थी? और दूसरी तरफ बहुत ठसक के साथ, ठसक का मतलब में एक ऐसा अंदाज होता है कि हम ही हैं। यह जो योगी आदित्यनाथ की चाल थी जिसमें वह बुलडोजर को लेकर चलते हुए इस रूप में दिखाई दे रहे थे कि आने वाले वक्त में वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तहस नहस से मतलब वह अपने अनुकूल जो परिभाषा अपराधियों की गढ़ रहे हैं और जिस तरीके से वह गवर्नेंस की सोच रहे हैं वह हो जाएगा क्या? और सबसे आखिर सवाल यह है जो बार बार डबल इंजन का जिक्र किया, वह चुनाव के वक्त ही किया गया। जिस समय 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी बन रहे थे उस समय भी केंद्र की सहमति नहीं थी। तो क्या इस एग्जिट पोल का नजरिया साफ कहता है कि 2022 के बाद का उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग होगा?
बिल्कुल नया मुख्यमंत्री होगा जो कि दिल्ली के साथ तालमेल होगी, और इस बार उनका मंत्रिमंडल भी मुख्यमंत्री ही तय करेगा। दिल्ली द्वारा लिखे गए कागज पे आए नामों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। यह एक नई परिस्थिति है जो उत्तर प्रदेश के भीतर में रेंग रही है, और उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में इस देश की धड़कन सियासी तौर पर अगर तय करने जा रहा है तो फिर योगी आदित्यनाथ को आप सिर्फ लखनऊ में रुकते हुए नहीं देखेंगे। और जो टकराव और जो परिस्थिति इस दौर में दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो लोग जिस जिस दिशा में काम कर रहे थे बीजेपी के भीतर भी, उनके कहीं हाशिए पर जाने की परिस्थितियां भी पैदा हो जाएंगी। कल इस पर खुलकर बात होगी कि आखिर यह परिस्थिति अब किस परिवर्तन को भारत की राजनीति में कैसे देखेगी। लेकिन एग्जिट पोल के संदेश बहुत साफ है। परिवर्तन जनता को लेकर इस रूप में कतई नहीं चाहिए कि हम सिर्फ परिवर्तन करना चाहते हैं। एग्जिट पोल का दूसरा मैसेज बहुत साफ है, हम कोई नया प्रयोग करें तो ऐसा ही प्रयोग क्यों ना करें जो इससे पहले अपने प्रदेश में कभी नहीं हुआ हो। तो यह प्रयोग योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में लाना और पंजाब के भीतर में एक तूफानी हवा आम आदमी पार्टी की बहा देना। और तीसरा संदेश, जो जातियों के समीकरण के आश्रय वोट बैंक को निहार रहे थे, उनके भीतर के सवालों ने अब उनको ऐसे एस्पिरेशनल एस्पेक्ट में खड़ा कर दिया है जहां पर वो अब सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं जहां पर वो जाए तो उनसे कोई संवाद हो पाए कम से कम, और वो जातियों की अड़चन ना आए, यानी किसी दूसरी जाति से जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में लाने की परिस्थितियों से क्या जातियों में सिमटा हुआ समाज दूर भागना चाहता है। ये एक नया संदेश है जो उत्तर प्रदेश का मैसेज है। तो बहरहाल कल मिलेंगे आपके साथ कि भारत की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है और किस दिशा में इस एग्जिट पोल के जरिए की परिस्थिति लेकर जा रही है। हालांकि इंतजार आपको भी और हमको भी 10 मार्च का करना ही है। अखिलेश यादव को भी करना है और योगी आदित्यनाथ को भी करना है, क्योंकि यह एग्जिट पोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।